हेलो गाइस, आप सभी का फिर से एक बार मोस्ट 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 वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे द फंडामेंटल ऑफ लाइफ। ठीक है, और ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा और इसमें हम लोग पूरा चैप्टर देख लेंगे। ठीक है, शुरू से लेके अंत तक और सारे पॉइंट टू पॉइंट, वो भी पूरा एनसीईआरटी। ठीक है, और इस चैप्टर हम लोग जो पढ़ेंगे वो पूरा का पूरा आपकी बुक से है। ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है और ना ही कुछ कम है, यानी कि एग्जैक्ट जो आपको पढ़ना है वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा जब स्टार्ट होता है, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले क्या बताया जाता है? तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये चैप्टर स्टार्ट होता है कि 1665। ठीक है, 1665 में कौन आते हैं? रॉबर्ट हुक आते हैं। 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, ठीक है, सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से क्या फाउंड किया? सेल को। इसका कैसा स्ट्रक्चर था? बॉक्स। ठीक है, तो 1665 में कौन है? 1665 में रॉबर्ट हुक है। कौन है 1665 में? रॉबर्ट हुक। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने सेल्फ डिजाइन खुद से बनाया हो एक माइक्रोस्कोप। ठीक है, उस समय में उतना अच्छा माइक्रोस्कोप नहीं होता हो, आप समझ ही सकते हो, लेकिन उन्होंने मेहनत किया था कुछ और उन्होंने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप बनाया था जिससे उन्होंने किसको देख लिया था? सेल। ठीक है, इसलिए इनका नाम आता है हमेशा जब भी सेल को याद करते हैं। फिर आगे देखते हैं, सेकंड पॉइंट क्या था? सेल का स्ट्रक्चर। तो ये पॉइंट याद कर लो कि जो सेल है उसका स्ट्रक्चर वो कभी भी डिपेंड नहीं करेगा वो कहाँ से आया है। ठीक है, इट्स एग्जाम्पल एनसीईआरटी में अनियन कर लिया कि अगर अनियन का सेल आप लोगे, ठीक है, तो अगर आप लोग कोई दूसरा अनियन का सेल ले लिया तो ऐसा नहीं है कि उसका सेल का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो सेल का स्ट्रक्चर कभी भी डिपेंड नहीं करता किसके? उसकी ओरिजिन पे। ठीक है, नॉट डिपेंड किस पे? ओरिजिन पे। मतलब कि वो सेल कहाँ से आया उस पर उसका स्ट्रक्चर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट देख लो। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सेल का डेफिनेशन। अब आइए सेल है क्या? तो सेल सिंपल क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब कुछ बच्चों को बड़ा डाउट रहता है। क्या डाउट रहता है? कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये एटम और सेल, इसमें ज़रा बताइए कि कौन किससे बना है? एटम सेल से बना है कि सेल एटम से? तो तुम ये जान लो कि जो एटम हम लोग पढ़े हैं ना, एटम ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा। एटम का डेफिनेशन क्या है? द एलिमेंट विच कैन नॉट मोर डिवाइडेड। मतलब कि एटम सबसे छोटा है, इसको हम फर्दर तोड़ नहीं सकते। हाँ, इसके अंदर मैंने पढ़ा है कई सारे पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लेकिन हम लोग एटम को तोड़ नहीं सकते। तो सेल किससे बना होगा तब? नंबर ऑफ एटम से, ये कह सकते हैं। तो याद रखना, सेल किससे बना है? नंबर ऑफ एटम से। तो कई सारे एटम को लोगे तब सेल बनेगा। फिर हम लोग बाद में पढ़ते हैं कि सेल, कई सारे सेल लोगे तो क्या बनेगा? टिश्यू। ठीक है, कई सारे टिश्यू से क्या बनेगा? ऑर्गन। कई सारे ऑर्गन से हमारी पूरी बॉडी। ठीक है, क्लियर हुआ? हेडिंग आता है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या होता है देख लेते हैं। सेल थ्योरी सिंपल कहता है कि ऑल प्लांट्स एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल। सेल थ्योरी का कहने का क्या मतलब? तुमसे कोई सेल थ्योरी, तो सेल थ्योरी का मतलब ही यही है कि सभी प्लांट और एनिमल किससे बने? सेल से। हालांकि सेल थ्योरी यही है कि सभी प्लांट और एनिमल किससे बने? सेल से। यही क्या है, किसने दिया था? तो इसको दिया था शेल्डिन और सेजवान थ्योरी। किसने दिया? सेल थ्योरी है क्या? यही है कि सिर्फ प्लांट और एनिमल किससे बना है? सेल से। यही सेल थ्योरी है इसकी। ठीक है, फिर बाद में इसमें थोड़ा सा विरचाओ जी आए थे। ठीक है, कौन आए थे? विरचाओ। कब आए थे? 1855। और उन्होंने एक चीज़ बता दी जिससे इनका नाम आया। क्या? इन्होंने बता दिया कि जो नए सेल बनते हैं, मतलब कि जो भी नया सेल बनेगा वो ऐसा नहीं हो कहीं से टपक के आ जाएगा।
ठीक है, ऐसे नहीं भगवान एक सेल में टपका के दे। हर सेल जो भी बनेगा वो हमेशा अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनेगा। प्री एग्जिस्टिंग सेल मतलब पहले से, अगर ये एक सेल है तो यही सेल है जो ब्रेक होके क्या बनेगा, 2 सेल में। ठीक है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कोई सेल अचानक से आ जाए। ठीक है, हमेशा एक सेल डिवाइड होगा। ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस प्रोसेस बड़े ही होंगे तभी सेल बनेंगे। यही चीज़ बताने के वजह से विरचाओ जी का भी नाम इसमें जोड़। ये क्या नाम आ रहा है, सेल कहेंगे नेक्स्ट सेलिंग यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल। ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, तो ये नाम से क्लियर है। कैसे देखो, यूनी, यूनी मतलब एक, ठीक है, सेलुलर, सेल से बना हुआ, एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म को क्या कहोगे, यूनिसेलुलर। मल्टी, कई सारा, सेलुलर, सेल से बना, कई सारे सेल से बना हो तो उसे क्या कहोगे, मल्टी सेलुलर है। ठीक है, दोज ऑर्गेनिज्म विच हैव अ सिंगल सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर। इसका एग्जांपल मालूम है, अमीबा, ये तो लगभग सभी बच्चों को आता होगा अमीबा। ठीक है, और भी कई एग्जाम्पल है, पैरामीशियम, पैरामीशियम, और भी एग्जाम्पल है। ठीक है, एक्सेट्रा। मल्टी सेलुलर में भैया हम ही लोग हैं, लेकिन फिर भी चल लेते हैं, फंगाई, ठीक है, प्लांट्स, एनिमल। ठीक है, अब हम देखेंगे सेल ऑर्गेनेलिस। सेल ऑर्गेनेलिस देखो क्या है, किससे बना है, सेल ऑर्गेनेलिस। ऑर्गेनेलिस मतलब कि सेल के ऑर्गन, सेल के ऑर्गन, यानी कि हम लोग कहाँ देखेंगे, सेल के अंदर क्या क्या होता है। अब हम क्या देखेंगे कि एक सेल के अंदर क्या क्या होता है, सेल के ऑर्गन यानी कि सेल ऑर्गेनेलिस। ठीक है, फिर देखा रहेगा तो स्टार्टिंग देखना, व्हाट इज ए सेल मेड अप ऑफ, सेल किससे बना हुआ है, तो सेल मेड अप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन तुम्हारे सेल का आउटर मोस्ट बाउंड्री है, दिख रहा है, इसी को क्या कह रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन। का काम क्या है, इसका काम है कि सेल के कंटेंट को बाहरी कंटेंट से, मतलब बाहर की चीज़ों से सेल के कंटेंट को अलग रखना। ऐसा अगर ये सेल मेम्ब्रेन नहीं होता तो सेल का जो कंटेंट है वो बाहर मिक्स हो जाता ना, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन है तो ये कंटेंट कभी भी मिक्स नहीं होगा। ठीक है, ये क्या कर रहा है, बाहर कंटेंट को सेल के कंटेंट से अलग करके रख रहा है। ठीक, कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलना चाहे सेल मेम्ब्रेन। इसको हम लोग एक और नाम देते हैं, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन का 3 नाम हो गया, सेल मेम्ब्रेन बोलो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो, और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलो। अब इसका ये नाम क्यों पड़ा, देखो नाम में क्या है, सेलेक्टिवली चीज़ों को सेलेक्ट करें, परमिएबल आने जाने देगा मेम्ब्रेन, मतलब कि जो सेल मेम्ब्रेन है सेलेक्टिव, मतलब कि हर किसी को अंदर और बाहर जाने नहीं देगा, हर चीज़ों को सेलेक्ट करके, जिसको अलाउ होगा उसी को बाहर जाने देगा, जिसको अलाउ होगा उसी को अंदर। जैसे तुम्हारे घर पे घंटी बजे, डोर बजा, जाकर गेट खोलोगे, गेट खोलने से पहले देखोगे सेकंड कौन है, अगर वो जान पहचान का हो तो उसे अंदर बुलाओगे, और नहीं होगा तो बाय बाय कह दोगे। तो उसी तरह ये सेल मेम्ब्रेन भी करता है। ठीक है, अगर बेकार वायरस बैक्टीरिया फंगाई आ गया तो उसको पहले देखेगा, बेकार है, बाय बाय कर देगा, आने लायक है आने दे। ठीक है, तो सेलेक्टिव चीज़ को आने जाने देता है। क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रोसेस है जिसमें जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट हायर कंसनट्रेशन से, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा कंसनट्रेशन ज़्यादा अमाउंट में है वहाँ से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करे, लेकिन किसके थ्रू, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो उस प्रोसेस के कहेंगे डिफ्यूजन।
इन डिफ्यूजन प्रोसेस अगर वाटर के केस में हो जाए, यानी कि जब वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में तरफ जाए, ठीक है, बीच में सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन हो, तब उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस। फिर से समझते क्या हुआ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कैसे समझोगे? डिफ्यूजन मतलब है जिससे कोई भी चीज़ हायर कंसंट्रेशन पे और लोअर कंसंट्रेशन में जा रही है। जैसे यहाँ पर जैसे एक कमरा है, एक कमरे में तुमने अगरबत्ती जला दी है तो धुआं धुआं हो जाएगा। कमरे को बंद कर रखे हो तभी धुआं कमरे में रहेगा। कमरे को खोल दो जरा, धुएं का कंसंट्रेशन कमरे में ज़्यादा है, बाहर कम है, पूरा धुआं उठ के कहाँ जाने लगेगा? बाहर। तो कौन सा प्रोसेस हुआ? डिफ्यूजन? नहीं, अभी डिफ्यूजन नहीं हुआ। अगर जिस खिड़की से, जिस दरवाजे से ये हवा जा रही हो उधर अगर सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन लगा ले, तब उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? डिफ्यूजन। ठीक है। और अगर ये डिफ्यूजन का काम पानी के केस में हो, ठीक है, तब उसे हम क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस। ठीक है, क्लियर हुआ? डिफ्यूजन ऑस्मोसिस। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन कहते हैं टाइप करते हैं। जनरली सोल्यूशन के टाइप को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक। इसको भी तुम लोग नाम से याद रख सकते हो। जब सेल के मीडियम में, यानी कि ये जो सेल है इसके सराउंडिंग में, ठीक है, ये वाटर कंसंट्रेशन क्या हो? ज़्यादा हो, ठीक है, और सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है वाटर का कम हो, लेस H2O, सराउंडिंग में हाई H2O। ठीक, पानी का कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, सेल के अंदर पानी का कंसंट्रेशन कम है। हमें मालूम है डिफ्यूजन प्रोसेस हुआ ना, तो पानी बाहर से कहाँ जाएगा? अंदर। ठीक है, डिफ्यूजन क्यों हुआ? क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है पानी का, अंदर का हुआ तो पानी कहाँ से मूव करेगा? बाहर से अंदर। क्योंकि सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, इसलिए डिफ्यूजन प्रोसेस बोल रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना, अगर हाई कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन कोई चीज़ जा रहा है तो उसको डिफ्यूजन नहीं करेंगे। अगर सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन नहीं है, अगर है तभी कहेंगे डिफ्यूजन। ठीक, तो इस केस में क्या हो जाएगा? सेल स्वेल हो जाएगा, मतलब कि सेल मोटा हो जाएगा। आइसोटोनिक, जब सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल हो जाए किसके? बाहर, यानी कि इक्वल हो जाए, इक्वल H2O, तब नो इफेक्ट। ठीक, हाइपरटोनिक, जब सेल के अंदर जो वाटर है ज़्यादा हो जाए और सेल के बाहर लो हो जाए। जब सेल के अंदर पानी ज़्यादा बाहर कम है तो पानी सब बाहर आने लगे और सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक। श्रिंक मतलब सिकुड़ जाएगा। और सेल मेम्ब्रेन में थोड़ा सा एक पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है, क्या नोट करना है? किससे मेड अप होता है? मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन होता है किससे बना होता है? लिपिड और प्रोटीन। ठीक है, और लोग देखेंगे क्या? सेल वॉल। तो सेल वॉल कहाँ पाया जाता है? ओनली इन प्लांट्स। सेल वॉल कहाँ पाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में। सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में सेल वॉल मिलेगा, एनिमल्स में नहीं होता है। कहाँ पाया जाता है? ठीक, सेल मेम्ब्रेन होता है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसी के जस्ट ऊपर होता है क्या? सेल वॉल। ठीक है, फिर किससे बना होता है सेल वॉल? सेल वॉल बना होता है सेलुलोज से। ठीक है, सेलुलोज क्या है? मटीरियल है जिससे क्या बना होता है? सेल वॉल। स्ट्रक्चरल स्टैंड, और सेल वॉल क्या प्रोवाइड करता है प्लांट को? स्ट्रक्चरल स्टैंड। ठीक है, जैसे हम लोग को बोन्स है स्ट्रक्चर स्टैंड देने के लिए, वैसे ही सेल प्लांट के पास क्या है? सेल वॉल है, ताकि उसको क्या मिल सके? मजबूती।
हेडिंग उन्होंने देखेंगे क्या, प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, प्लाज्मोलाइसिस एक प्रोसेस है, ठीक है, और जनरली इसमें ऑस्मोसिस का प्रोसेस यूज होता है। क्या होता है इसमें कि जो प्लांट के सेल होते हैं ना, वो क्या लॉस करते हैं, लॉस करते हैं H2O, ठीक है। तो जब प्लांट के सेल H2O लॉस करेंगे तो ये सेल जो को सिकुड़ेगा, ठीक है, और सेल वॉल से दूर आ जाएगा थोड़ा सा, उसी प्रोसेस को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। यानी कि जब प्लांट के सेल पानी लॉस करें और सेल वॉल से क्या आ जाए, दूर हट जाए, दूर हो जाए, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। और यही सेल वॉल ही है, ठीक है, और यही सेल वॉल ही है जो प्लांट के सेल को बर्स्ट होने से बचाता है। इससे कभी मान लो प्लांट ने तुमने ज़्यादा पानी दे दिया तो प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन का होगा, पानी बाहर जाता है, अंदर चलता जाएगा, तो उससे कभी क्या होता है ना, सेल ज़्यादा ही फूल जाते हैं और फिर वो बर्स्ट हो सकते हैं। तो सेल वॉल तुम्हें बर्स्ट होने से भी बचा देता है, ठीक है। तो इसमें एक और पॉइंट लिख लेना, ठीक है, क्या कि उसे बर्स्ट होने से भी बचा देंगे, क्या, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमें मालूम है न्यूक्लियस क्या होता है, सेल के अंदर होता है क्या, न्यूक्लियस। मैंने पढ़ा है सेल किससे बना होता है, प्लाज्मा, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। उसी में हम लोग क्या देख रहे हैं, पहला पॉइंट इसमें देख लो, न्यूक्लियस के बाद डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है, डबल लेयर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के पास डबल लेयर मेम्ब्रेन, डबल लेयर मेम्ब्रेन, एक लेयर मेम्ब्रेन का फिर एक और लेयर, डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है कौन, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर 2 लेयर होगा, और ये मेम्ब्रेन होगा वो उसके पास क्या होगा, पोर्स होंगे, स्मॉल पोर्स होंगे कई सारे, जिसके लिए मटेरियल क्या कर सकता है, आवाजाही कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखो न्यूक्लियस के बारे में, इट कंटेन क्रोमोसोम्स। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होता है, क्या होता है, तो हमें मालूम है सभी की बॉडी में कितने होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। टोटल क्रोमोसोम 46 होते हैं, 23 पेयर होते हैं, पेयर यानी कि 2, 23 का 2 गुना 46, जिसमें से जो 22 क्रोमोसोम्स होते हैं वो तुम्हारे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ट्रेट्स के लिए, ठीक है। और एक जो 23 वाला होता है, ठीक है, वो किसके लिए होता है, सेक्स के लिए। तो ये जो 20 क्रोमोसोम्स होगा वो तुम्हारा डिटरमाइन करता है सेक्स, और 22 क्रोमोसोम जितने भी होते हैं वो सब कैरेक्टर डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो टोटल हो गया ना 23, तो इसलिए 23 क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं, ठीक है, जिसमें से 22 पेयर ट्रेट्स को डिसाइड करते हैं, एक पेयर सेक्स को डिसाइड करता है, ठीक है। और टोटल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 46। तो याद रखना क्वेश्चन का पेपर गड़बड़ा जाता है, अगर पेयर पूछेगा तो 23 पेयर होते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछेगा तो वो 46। अब इसके आगे ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम्स के अंदर होता है DNA, तो एंड प्रोटीन, ठीक है। DNA के अंदर फंक्शनल सेगमेंट होते हैं, ठीक है, उनका नाम है जीन्स, ठीक है। और ये जीन्स के अंदर ही क्या होता है, ट्रेट्स, ठीक है। फिर एक हेडिंग आता है न्यूक्लियाइड, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसी का नाम क्या होता है, न्यूक्लियोइड। अब एक दो डिफिनेशन आता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का। प्रोकैरियोट क्या होते हैं, प्रोकैरियोट का मतलब होता है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो, से कहते हैं प्रोकैरियोट। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसमें प्रेजेंट हो उसे कहते हैं यूकैरियोट। याद रखना, यूकैरियोट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, प्रोकैरियोट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वही न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन, जैसे बताया ना डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियर, यही लेयर अगर प्रेजेंट है तो कहोगे क्या है, ये यूकैरियोट, और अगर एब्सेंट है तो क्या कहोगे, प्रोकैरियोट। और ये देखेंगे क्या, साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या है, ये एक फ्लूइड कंटेंट है, ठीक है,
फ्लूइड कंटेंट सेल के अंदर जो फ्लूइड कंटेंट होता है उसी का नाम क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, जैसे एक सेल है तो एक सेल के अंदर कैसे सेल ऑर्गेनेल है, सब सेल ऑर्गेनेल किधर है, इसी सेल के अंदर है ना, तो इस सेल के अंदर एक फ्लूइड से भरा होता है, उसी का नाम क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, जो भी फ्लूइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है पूरा भरा हुआ उसी को कहते हैं क्या, साइटोप्लाज्म। ठीक है, फ्लूइड कंटेंट इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो साइटोप्लाज्म है यही सभी सेल ऑर्गेनेल्स को क्या करता है, कंटेन रखता है, यानी कि सभी सेल ऑर्गेनेल्स किस में प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में क्या रहेगा, मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनाइज एब्सेंट रहेगा, यानी कि सेल ऑर्गेनाइज पे भी मेम्ब्रेन नहीं, उससे अगर नाम पर कोई सेल ऑर्गेनाइज है सभी आगे पढ़ेंगे तो उनके ऊपर भी क्या होगा, मेम्ब्रेन नहीं होगा, किसमें, प्रोकैरियोटिक में। ठीक है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनाइज एब्सेंट, लेकिन यूकैरियोटिक में होगा। यूकैरियोटिक में जितनी भी सेल ऑर्गेनाइज होगी उन सब के पास क्या होगा, अपना खुद का मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में उनके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होगा। वैसे भी हम प्रोकैरियोटिक हम लोग देख चुके हैं, ये याद रखना तुम्हें, प्रोकैरियोट में ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा और ना ही सेल ऑर्गेनेल्स के ऊपर भी मेम्ब्रेन होगा, प्रोकैरियोटिक में कोई मेम्ब्रेन होगा ही नहीं। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगा, साथ ही साथ सभी सेल ऑर्गेनेल्स के पास अपना मेम्ब्रेन भी होगा। साथ ही में एक वायरस के बारे में बताया है, जैसे वायरस क्या है, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, वायरस क्या, प्रोकैरियोटिक, वायरस के पास सेल ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, और ये वायरस जब बॉडी से बाहर आने किसी लिविंग चीज़ के अंदर नहीं है, जैसे वायरस को हम लोग किसी डिबिया में बंद करके रखते हैं तो वो नॉन लिविंग है, लेकिन जैसे ही वो बॉडी के अंदर चला जाता है तो वो लिविंग बन जाता है, यानी कि वायरस क्या है, चालू, बहुत चालू है। यानी कि अगर तुम उसको बाहर कहीं रखोगे, सीसी में, किसी इंजेक्शन में, किसी चीज़ में वायरस को रखोगे तो कैसा बिहेव करेगा, नॉन लिविंग, मतलब कहेगा कि हम जिंदा नहीं मरे हुए हैं और कुछ नहीं करेगा, शांति से बैठा रहेगा। लेकिन एक बार वायरस हो तो वायरस अंदर चला जाए या किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर चला जाए तो क्या हो जाता है, जिंदा हो जाता है। जिंदा होने के होता तो है ही, साथ में अपना मल्टीपल कॉपी बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और जिससे तुम लोग क्या हो जाते हो, अफेक्ट हो जाते हो। ठीक है, ये वायरस के बारे में सेटिंग में भी है यही कि वायरस क्या है, नॉन लिविंग भी है, लिविंग भी है। नॉन लिविंग कब है, जब वो बाहर किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर नहीं है, किसी लिविंग बॉडी के अंदर रहेगा तो वो क्या बन जाएगा। तो सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनिज्म में बताई चलिए क्या होता है। सेल के अंदर ऑर्गन प्रेजेंट जो होते हैं, सेल के ऑर्गन जो है उन्हीं को कहते हैं सेल ऑर्गेनिज्म। उससे हम लोग पहला देखेंगे क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, पहले क्या देखेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म ERA बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंपल समझिए क्या है, सिंपल इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लॉन्ग जैसा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, इसका पूरा लार्ज नेटवर्क होता है, सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का लार्ज नेटवर्क होता है। ठीक है, लार्ज नेटवर्क होता है और सभी से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर लगभग प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेम होता है। ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और मैं पहले लिख देती पहला पॉइंट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, ये क्या प्रिपेयर करता है, फैट। ठीक है, फैट बनाता है, लिपिड बनाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, फैट और लिपिड बनाना। यही फैट और लिपिड का यूज होता है किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के लिए। हम बता चुके हैं ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनता है, फैट और लिपिड से। तो ये फैट और लिपिड कौन बनाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी का यूज होता है किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में। तो इसीलिए इस प्रोसेस को नाम है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। बायो ठीक है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है, फैट और लिपिड। यही फैट और लिपिड का काम आता है किसमें, मेम्ब्रेन बनाने में। तो इसलिए इसके प्रोसेस का नाम हो जाता है क्या, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बनाना। अब लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखते हैं। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम होते हैं।
टॉप एंडोप्लाज्मिक सरफेस पे क्या होते हैं? राइबोसोम्स, जिनका काम है प्रोटीन बनाना। ठीक है, जिनका काम क्या है? प्रोटीन बनाना। ठीक है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक सरफेस पे क्या होते हैं? राइबोसोम, और राइबोसोम्स ही वो हैं जो क्या बना देते हैं? प्रोटीन। तो इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या बनेगा? प्रोटीन, और स्मूथ पे क्या बनेगा? फैट और लिपिड। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और काम है, ठीक है, इसका एक और काम ये है कि ये जो ड्रग्स हैं, ठीक है, और पॉइजन, इसको भी डीऑक्सीफाइंग करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्रग्स और पॉइजन को भी डीऑक्सीफाइंग करता है। ठीक है, और इसमें एक टर्म आता है वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो पूछ लिया वर्टिब्रेट क्या है? ठीक है, तो कहते हैं ना, द ग्रुप ऑफ सेल इन द एनिमल्स। ठीक है, द ग्रुप ऑफ सेल इन एनिमल लीवर, लीवर में जो ग्रुप ऑफ सेल होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रेट। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल जो लीवर में होते हैं एनिमल्स के, उनको हम लोग क्या कहते हैं? वर्टिब्रेट्स। एक पॉइंट और देख लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इट्स प्रोवाइड ए सरफेस फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटी। कोई सारे बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती रहती हैं, तो उसके लिए भी सरफेस प्रोवाइड करता है कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे हमारा दूसरा, ठीक है, सेलुलर यूनिट, इसका नाम है गोल्गी एपरेटस। ठीक है, इसको पहली बार खोजा है किसने? कमिलो गोल्गी, क्योंकि कमिलो गोल्गी ने खोजा, उनके नाम पे पड़ गया गोल्गी एपरेटस। ठीक है, तो इस गोल्गी एपरेटस का काम क्या देखते हैं? ठीक है, कंटेन मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसल अरेंज इन पैरेलल टू ईच अदर विच इज कॉल्ड सिस्टम्स। तो इसमें एक डिफिनेशन आ जाता है सिस्टम्स का। ठीक है, मतलब कि जिस जो अरेंजमेंट होता है किसका? गोल्गी एपरेटस का जो अरेंजमेंट होता है उसका नाम होता है सिस्टम्स। ठीक है, कैसे अरेंज होता है? कंटेन मेम्ब्रेन बाउंडेड वैसे अरेंज इन पैरेलल। पैरेलली क्या होते हैं? अरेंज पैरेलल मतलब जो कभी मीट ना करे। तो जो ये पैरेलली उनके मेम्ब्रेन जो होते हैं वो क्या होते हैं? पैरेलली अरेंज होते हैं, और उनके स्ट्रक्चर क्या कहते हैं? सिस्टम्स। फंक्शन लाइक स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वेसल। और इनका काम क्या है? इनका काम सिंपल है, क्या? स्टोरेज इकट्ठा करके, मॉडिफिकेशन कुछ चेंजेस कर सकते हैं, और पैकेजिंग, पैकेजिंग मतलब कि खाने को रेडी करके इनमें से। और इनका मेन काम सबसे ज़्यादा हेल्थ इंफॉर्मेशन एनालिसिस, जो कि बहुत सारी सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है? वही अपीयरेंस, हेल्थ इंफॉर्मेशन लाइसिस लोगों को बनाए। लाइसिस हम लोग कितना जरूरी है हम लोग अभी जस्ट नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो आप सब बचते हैं वही अपीयरेंस है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट हमसे नहीं यही भी हेल्थ वाला फंक्शन ऑफ लाइसिस। हम देख लेते हैं लाइसिस। ठीक, लाइसिस कैन वेस्ट डिस्पोजल। सेल के अंदर खाना बनाए तो कुछ वेस्ट बताओ जो सेल में जरूरत नहीं है, तो सेल उस वेस्ट का क्या करेगा? बस लाइसिस उसके लिए बताओ। लाइसिस क्या करेगा? सेल के अंदर जो भी वेस्ट है उसको उठा के से लेना, फिर उसका काम पूरा लाइसिस क्या है? जितने भी वेस्ट या फिर डिस्पोजल करे। ठीक है, वो हटा सही का जितना भी वेस्ट हो सकता है करे क्लीन कर। यही काम है किसका? लाइसिस। लाइसिस के पास क्या होता है? पावरफुल डाइजेशन है। यही पावरफुल डाइजेशन क्या करते हैं? वेस्ट वगैरह करते हैं, डिस्पोज करते हैं अपना, एंड वो क्या होता है? पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, लाइसिस को एक ऑनर देना है सफाइन फैट ऑफ द सेल। क्यों भाई तक को है फैट ऑफ द सेल? क्योंकि जो लाइसिस होते हैं ना, एंड गति से कोई सेल तुम्हारा है उसमें कोई डैमेज है, फिर कोई वायरस इन्फेक्ट हो गया, कोई उसमें प्रॉब्लम है, तो लाइसिस को तो आना चाहिए। तो लाइसिस क्या करेगा? खुद को ही ब्रश करेगा अपने आप को, क्या करेगा? तो वॉश करके फोन ही आएगा, फिर उससे क्या होगा कि वो पूरे सेल को क्या करेगा? अपने ही सेल पूरे को खा जाएगा। इससे फायदा क्या होगा कि जो इन्फेक्टेड सेल था वो डिस्ट्रॉय है, हम लोग किसी और पर इफेक्ट नहीं कर पाए। ठीक है, तो बहुत जरूरी है लाइसिस तो बहुत जरूरी। लाइसिस रहेगा तभी क्या होंगे? सेल अपने आप बस्ट होंगे, अपने आप उड़ेंगे और क्या करेंगे? अपनी सेल खा जाएंगे। ठीक है, हमेशा से भी इन्फेक्टेड सेल अगर फिर डैमेज हो गया, फिर उसमें कोई वायरस आएगा, क्योंकि किसी तरह से भी सेल अगर खराब होता है तो। ठीक है,
माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया तो हमें तो जानते हैं क्या है, ये पावर हाउस ऑफ बस, मतलब कि उस सेल के अंदर पावर बनाने का काम है, वो पूरा को पूरा किसका है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है, पावर बना सेल के, लेकिन पावर बनाएगा ये पावर न्यूक्लियस होगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया तुम्हारा क्या करेगा, पावर बनाए, सो क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना वो एनर्जी बनाता है, तो एनर्जी को किस फॉर्म में रिलीज करता है, एटीपी, ठीक है। एनर्जी को किस फॉर्म में रिलीज करता है, एटीपी। एटीपी क्या होता है, एमिनो साइ ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। एक तरह से एटीपी को क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी रिलीज करता है किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। आप जितने भी मैकेनिकल वर्क चाहे कोई भी वर्क, वो सारे वर्क, सारे हैंडल वर्क, जितने भी वर्क होते हैं वो क्या कहते हैं, इसी एटीपी के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी एटीपी के मॉलिक्यूल को ऐसा यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है। तो एटीपी का मॉलिक्यूल जितना रहेगा उतना ही अच्छा से वर्क करेगा काम, ठीक है यार। अब थोड़ा सा देख लो, ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, उसके ऊपर दो कवरिंग होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर जो ध्यान बोला, तो वो हम लोग जैसे बनाते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में दो कवरिंग है, माइटोकॉन्ड्रिया में दो कवरिंग, ठीक है। एक आउटर कवरिंग है, एक इनर कवरिंग। जो आउटर कवरिंग है वो क्या होता है, कोरस, वो यानी कि जैसे स्ट्रेटिंग होगी, वो ऑल्सो भी इस तरह से क्या होगा, एक्सचेंज होता है ना कि आई जी जो है ये BP फोल्डेड देखे भाई, ऐसे फोल्ड है, एक सब BP फोल्डेड होते हैं, ठीक है। समझना है, माइटोकॉन्ड्रिया दो कवरिंग होता है, एक आउटर एक इनर। आउटर वाला कोरस होता है और इनर वाला क्या होता है, DP फोल्डेड, यही बस यहाँ पर है। अब हम देखेंगे क्या, प्लास्टिक, ठीक है। तो यार है तो पहले चीज की जो प्लास्टिक है, ये सिर्फ और सिर्फ किसमें पाए जाते हैं, प्लांट। प्लास्टिक सिर्फ और सिर्फ किसमें होते हैं, प्लांट्स, एंड मैंने प्लास्टिक्स नहीं होते हैं, एकदम याद रहते हैं, ठीक है। वैसे प्लास्टिक और पढ़ेंगे आप, ठीक है। प्लास्टिक्स क्या होते हैं, वो होते हैं वन में देखेंगे, पहले देखेंगे ये सिर्फ प्लांट होते हैं, ठीक है। जैसे क्लोरो में सिर्फ प्लांट होते हैं, वैसे प्लास्टिक की सिर्फ किसमें होते हैं, प्लांट। अब देख लेते सेकेंड पॉइंट क्या, जो प्लास्टिक होते हैं वो टू टाइप्स होते हैं, क्या होता है, क्रोम प्लास्ट और एक होता है लिक्विड प्लास्ट। इसमें याद क्या रखना है, जो प्लास्टिक दो फैक्ट होते हैं, क्या दोनों है, क्रोमो प्लास्ट और एक लिक्विड प्लास्ट। क्रोमो प्लास्ट क्या होता है, वो कलर होता है, लिक्विड प्लास्ट क्या होता है, कलरलेस होता है। क्रोमो प्लास्ट इन कलर जानिए कौन सा, क्लिप कलर, और ग्रीन कलर पर क्या होता है, माइग्रेटर क्लोरोफिल, ठीक है। तो समझ फैशन रूलेक्स होता है क्रोमो प्लास्ट और एक क्या होता है, लिक्विड प्लास्ट, ठीक है। एक कलर रेंज बोल सकते हैं या फिर वाइट, ठीक है। अब फंक्शन देख लो, प्लास्टिक का फंक्शन क्या है, प्लास्टिक का जो फंक्शन है इसका काम नहीं है था स्टोर करना, ठीक है। क्या स्टोर करना, स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन, ठीक है। इस प्लास्टिक का मेन काम है क्या, स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन क्या करना, स्टोर करके रखना, ये इसका फंक्शन। तो पॉइंट इससे पॉइंट जान लो, व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ठीक है। जब ये क्लोरोप्लास्ट पाए देना आप लोग कलर होते हैं ग्रीन कलर का, ठीक है। तो इसी को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। जब प्लास्टिक ग्रीन कलर का हो, यानी कि उसमें क्या हो, क्लोरोफिल हो, तो उसमें क्या है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इट हैज बीन द प्रोसेस व्हाट इज प्लास्टिक इज कंटेन क्लोरोफिल इन नोन एज क्लोरोप्लास्ट। लास्ट ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके पास अपना खुद का DNA होता है, पर yeah, it have its own DNA and that was प्लास्टिक के पास पाँचों माइंड को देख रहे पाँचों प्लास्टिक के पास अपने खुद के DNA और राइबोसोम होते हैं। DNA और जानी रहे वो इन्फॉर्मेशन की साइंस क्या बनाना है, वो DNA कहते हैं, और राइबोसोम जानी रहे वही सोसाइटी में। तो इसके पास खुद का अपना क्या है, DNA और ठीक है। ये था नेशनल, ठीक है। अब उनको देखें क्या, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स से एकदम याद रखना ना, स्टोर, वैक्यूल्स मतलब स्टोर हो गया, फिर स्टोर हाउस, ये से याद इन वैक्यूल्स। वैक्यूल मतलब वो जाना यहाँ पे सैन अपने सभी चीज़ों को जाकर स्टोर कर रहता है, ठीक है। स्टोरेज स्पेस फॉर सॉलिड लिक्विड एंड कंटेन्स, ठीक है। यहाँ पे सैन अपनी चीज़ों को स्टोर कर सकता है, जो वैक्यूल्स। ये जो वैक्यूल्स होते हैं ना,
वो एनिमल में छोटा होता है, ठीक है। एनिमल में क्या होता है, वैक्यूल्स स्मॉल मैन, ठीक है। प्लास्टिक वैक्यूल्स क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, ठीक है। इसलिए प्लांट कहीं एनिमल नहीं कर पाता है, ये नहीं। सेकंड पॉइंट नहीं देते, वैक्यूल्स जो है ना प्रोवाइड करना ट्रेजिडिटी मतलब कि सेल को एक तरह से शेप भी प्रोवाइड करता है, एक मजबूती भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। वैक्यूल्स, ठीक है, या प्रोवाइड ट्रेजिडिटी एंड पीट। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, वैक्यूल्स कैसे स्टोर करता है। वैक्यूल स्टोर्स कंटेन लाइक अमीनो एसिड, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड, प्रोटीन, या नहीं अमीनो एसिड, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड और प्रोटीन। इस चीज़ को क्या करता है, वैक्यूल स्टोर करके रखा, ठीक है। समटाइम वैक्यूल्स काम करता है, ठीक है, एक्सरे में एक्सेस वाटर भी निकालना, और कभी कभी ये काम कर देता है ऐसा रिमूवल ऑफ वेस्ट, ठीक है। रिमूवल ऑफ वेस्ट का भी काम कर देता है, और कभी कभी क्या कर देता है, एक्सेस वाटर को रिमूव कर देता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या देता है, रिमूव वेस्ट कर देता है, और कभी कभी एक्सेस वाटर को भी रिमूव कर देता है, ठीक है। ये हमारा पूरा वैक्यूल्स, ठीक है। तो तुम्हारी 90 में ये वैक्यूल्स एक और टॉपिक आता है जो कि कर चुका है CRT से, ठीक है। वो है सेल डिवीजन, ठीक है। उसमें दो टाइप होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है। तो सिंपल समझ लो, बाकी आए नहीं, ठीक है। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन मतलब सेल का टूटना दो तरह से होता है। पहला माइटोसिस, दूसरा मियोसिस। तो चलो दोनों देख रहे हैं सेल डिवीजन, दोनों सेल डिवीजन देखो। सेल डिवीजन दो तरह से होता है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में जनरली एक जो सेल होती है मदर सेल, ठीक है, वो मदर सेल डिवाइड हो जाती है दो सेल में, ठीक है। और ये दोनों सेल में क्रोमोसोम सेम होते हैं, ठीक है। ठीक, और मियोसिस में क्या होता है, ये एक सेल ना 4 सेल डिवाइडर, ठीक है। और इसमें क्रोमोसोम जो होते हैं हाफ होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम आधे होते हैं, इन्हीं का 46 क्रोमोसोम से तो 23 क्रोमोसोम से ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है। और फिर मान पढ़ोगे हम लोग कि ये 23 और 20 में से आ जाता है, ठीक है। तो मिलकर साइज में रहते हैं और एक इंडिविजुअल में रहते हैं, ठीक है। तो समझ लो ये माइटोसिस का होगा, हम लोग का सेल जब डिवाइड होता है तो समझ लो ये माइटोसिस होता है। और मियोसिस का होगा जब हम लोग का सेल क्या कर रिप्रोडक्शन करते हैं, तो उसे फ्यूज करते हैं, ठीक है। तो आज वो वैसे आपको सभी वो सारा चीज़ समझ आएगा, और अच्छा लगे प्लीज़ लाइक और शेयर करना। थैंक यू।